नमस्कार स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड के ABST विषय के पेपर कॉरपोरेट अकाउंटिंग यानी निगम लेखांकन के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है व्यापार क्रय के संबंध में ही है। और इसमें समावेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ या हानि को बांटने के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी जब कोई कंपनी किसी व्यापार को यानी चालू व्यापार को क्रय करती है तो इस संबंध में उसका जो समावेलन है वह व्यापार क्रय करने के बाद होता है। तो ये समस्या आती है कि जो कंपनी का जो संपूर्ण वर्ष का लाभ है वो पूरा कंपनी का माना जाए या नहीं, इसलिए इसे समावेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ या हानि में विभाजन करते हैं। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जब कंपनी द्वारा किसी चालू व्यापार को खरीद लिया जाता है लेकिन कंपनी का समावेलन उसे खरीदने यानी उसे अपने अधिकार में या एक्वायर करने के बाद होता है तो एक समस्या उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत जो कंपनी द्वारा जो वर्ष का लाभ कमाया जाता है वर्ष के अंत में उसे समावेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ या हानि अगर होती है तो लाभ या हानि में उसको बांटा जाता है। तो हम अब बात करते हैं समावेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभ या हानि के बारे में। प्रॉफिट और लॉस प्रियर टू एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। हम जानते हैं कि कंपनी का अस्तित्व तभी उद्भव हुआ माना जाता है जब उसका समावेलन हो जाता है, उसे समावेलन का यानी इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन यहाँ ये बात उत्पन्न होती है कि जब कंपनी ने किसी व्यापार को पहले एक्वायर कर लिया है, अधिकार में ले लिया है, लेकिन उसका समावेलन बाद में हुआ है। जैसे हम मान लीजिए कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 को किसी व्यापार को अपने अधिकार में लिया या खरीदने का सौदा हो गया और उसी दिन से व्यापार को अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन कंपनी का समावेलन है वह जाकर 1 जून 2020 को होता है। तो यहाँ पर देखिए कि कंपनी ने व्यापार जो अपने अधिकार में लिया वो 1 अप्रैल 2020 को लिया और उसका समावेलन होता है 1 जून 2020 को। तो अप्रैल और मई जो 2 माह है उसमें भी कंपनी द्वारा व्यापार तो चालू रहा है, कंपनी ने व्यापार किया है। तो इस प्रकार से जो वर्ष भर का लाभ होगा या हानि होगी तो उसके संबंध में वो पूरा लाभ क्या कंपनी का माना जाएगा, क्योंकि कंपनी का अस्तित्व तो 1 जून 2020 को ही उत्पन्न हुआ माना जाएगा। तो वैधानिक रूप से उस समय तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आई थी, यानी उन 2 महीनों में जो कंपनी है वो अस्तित्व में नहीं थी। तो वैधानिक दृष्टिकोण से जो 2 महीने का लाभ है वो कंपनी का लाभ नहीं माना जा सकता। और क्योंकि वो कंपनी का लाभ नहीं है अतः हालांकि वो लाभ कंपनी ने ही कमाया है यह माना जाएगा, लेकिन वो कंपनी का लाभ नहीं होता, अतः कंपनी उस लाभ में से लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती या उस लाभ में से लाभांश वितरण नहीं कर सकती। तो ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी द्वारा व्यापार क्रय वाले वर्ष में जो लाभ कमाया जाता है या जो हानि होती है उसे समावेलन से पूर्व एवं समावेलन के पश्चात के लाभ या हानि में विभाजित कर लिया जाता है। इसके लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाते की जो मदें हैं उन्हें भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, समावेलन से पूर्व का हिस्सा और समावेलन के बाद का हिस्सा। या जो व्यापार खाता है उसे कंबाइंड तैयार कर लेते हैं, यानी उसे पूरी अवधि के लिए तैयार कर लेते हैं और जो सकल लाभ है उसे ज्ञात करने के बाद सकल लाभ को किसी उचित आधार पर समावेलन से पूर्व की अवधि एवं समावेलन के बाद की अवधि में बांट दिया जाता है। इसके लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता है उसे 2 भागों में बांटकर बना दिया जाता है, यानी उसके जो अमाउंट के जो कॉलम है वो 2 कॉलम हो जाते हैं। उसमें जो भी खर्चे और जो आय है उसके संबंध में 2 हिस्से उसके हो जाते हैं, समावेलन से पूर्व का हिस्सा और समावेलन के बाद का हिस्सा। या फिर उसे एक स्टेटमेंट के रूप में भी बनाया जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यय को 2 भागों में बांट कर दिखाया जाता है, समावेलन से पूर्व का हिस्सा और समावेलन के बाद का हिस्सा। अब ये जो बंटवारा है यानी समावेलन से पूर्व का कितना हिस्सा हो और समावेलन के बाद का कितना हिस्सा हो, इसे किसी उचित आधार पर बांटना संभव हो सकता है। ये उचित आधार क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इसमें जो कुछ मदें हैं
जो केवल कंपनी प्रारूप में ही होती हैं या कंपनी व्यवसाय में ही होती हैं, तो वो सारे के सारे मदें कंपनी से संबंधित ही मानी जाएंगी। और क्योंकि कंपनी का अस्तित्व है वह समावेलन के बाद उत्पन्न होता है, अतः वो सारे खर्चे या सारी आय है वह कंपनी की ही मानी जाती है, यानी समावेलन के बाद की ही मानी जाती है। इसी प्रकार कुछ मदें समावेलन से पूर्व की होती हैं, यानी उनका कंपनी से कोई संबंध नहीं होता, यानी वो कंपनी का जो प्रकार है व्यवसाय का, उसमें वो खर्चे या वो मदें नहीं होती, तो उन्हें समावेलन से पूर्व की मदें ही माना जाता है। दूसरा जो आधार है वह है कि जो लाभानी खाते की जो मदें हैं उन्हें किसी उचित आधार पर बांटा जाए, समावेलन से पूर्व के भाग में और समावेलन के बाद के भाग में। तो इसके लिए दो आधार हमारे सामने आते हैं, एक तो है समय का आधार और एक है विक्रय का आधार। समय के आधार से तात्पर्य समावेलन से पूर्व तथा बाद के समय के अनुपात से है। मान लीजिए एक कंपनी का समावेलन 1 जुलाई 2015 को हुआ और उसने एक चालू व्यवसाय को 1 अप्रैल 2015 को खरीद लिया था। कंपनी अपने अंतिम खाते जब 31 मार्च 2016 को बनाएगी, तो ये जो 12 महीने की अवधि होगी उसे हम दो भागों में बांटेंगे, समावेलन से पूर्व की अवधि और समावेलन के बाद की अवधि। समावेलन से पूर्व की अवधि कितनी होगी? कंपनी ने व्यापार खरीद लिया 1 अप्रैल 2015 को, यानी 1 अप्रैल 2015 से ही व्यापार चालू है कंपनी का, और समावेलन होता है कंपनी का 1 जुलाई 2015 को। तो कंपनी है वह 1 जुलाई 2015 को ही वैधानिक अस्तित्व धारण करती है, यानी वैधानिक रूप से अस्तित्व में आती है। तो समावेलन के पूर्व की अवधि वो होती है अप्रैल, मई और जून, यानी 3 माह है, और बाकी जो 9 माह है वो समावेलन के बाद के माने जाएंगे। अतः जो समय का अनुपात होगा वो होगा 3:9 या 1:3। अतः समय से संबंधित जो आय व्यय दोनों हैं वो उस अनुपात में बांट दिए जाएंगे, यानी 1:3 या 3:9 में वो बांट दिए जाएंगे। बिक्री के आधार से तात्पर्य समावेलन से पूर्व की अवधि तथा उसके बाद की अवधि की बिक्री के अनुपात से, यानी जो विक्रय है पूरे 12 महीने का, उसे भी हम समावेलन के पूर्व की अवधि का विक्रय और समावेलन के बाद की अवधि के विक्रय में बांट देंगे और फिर उनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार जो अनुपात आएंगे, हम इनसे संबंधित मदों को उन अनुपातों के आधार पर समावेलन से पूर्व के और समावेलन के बाद के भागों में विभाजित कर देंगे। कुछ मदें ऐसी होती हैं जिनका पूर्ण रूप से संबंध या तो समावेलन से पूर्व होता है या समावेलन के वो बाद की ही मानी जाती हैं। जो मदें जिनका संबंध केवल कंपनी से ही होता है, यानी वो कंपनी के अस्तित्व में होने के बाद ही वो मदें अस्तित्व में आती हैं, उदय होती हैं, तो उनका संबंध कंपनी से ही माना जाएगा, तो उन्हें समावेलन के बाद की मदें ही माना जाएगा। और ऐसी मदें जिनका कंपनी से कोई संबंध नहीं है, यानी वो पूर्व जो व्यापार चल रहा था उससे उनका संबंध है, तो उनको समावेलन के पूर्व की मदें ही माना जाता है। ऐसी कौन सी मदें हो सकती हैं? तो समावेलन से पूर्व की जो मदें मानी जाती है वो कौन सी होंगी? साझेदारों या स्वामियों का वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज इत्यादि जो मदें हैं ये समावेलन से पूर्व की मदें मानी जाती हैं। और समावेलन के बाद की मदें कौन सी होंगी? संचालकों की फीस, प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों पर ब्याज, संचालकों का पारिश्रमिक, अंश हस्तांतरण फीस इत्यादि। क्योंकि इन सभी मदों का संबंध है वो कंपनी प्रारूप से ही है, अतः ये सभी मदें समावेलन के बाद की मानी जाएंगी। इनको हम समय और बिक्री के अनुपात में विभाजित नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी मदें हैं जिनका संबंध है वो निकटतम संबंध है समय से है। तो ऐसी मदें हैं वेतन, किराया, बीमा व्यय, मूल्यह्रास, बिजली व्यय, कार्यालय व्यय, अंकेक्षकों की फीस आदि। और ऐसी कौन सी मदें हैं जिनका बिक्री से अधिक निकट संबंध होता है? ये मदें हैं बिक्री व्यय, कमीशन, यात्रा व्यय, जावक गाड़ी भाड़ा, विज्ञापन व्यय, डूबत ऋण, देनदारों को बट्टा और देनदार पर आयोजन आदि। इस प्रकार से इन सभी मदों को उचित आधार पर समावेलन से पूर्व के हिस्से में
और समावेलन के बाद के हिस्से में बांटकर हम लाभ या हानि है वो समावेलन से पूर्व की एवं समावेलन के बाद की ज्ञात कर लेंगे। समावेलन के पूर्व का जो लाभ होता है वह पूंजीगत लाभ होता है तथा समावेलन के बाद का लाभ है वो आयगत लाभ माना जाता है। समावेलन के पूर्व का जो लाभ होता है उससे कंपनी लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। समावेलन से पूर्व के लाभ का उपयोग यानी जो पूंजीगत लाभ माना जाता है उसका उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने में किया जाता है या इसे पूंजीगत संचय यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। समावेलन से पूर्व की हानि भी पूंजीगत प्रकृति की ही मानी जाती है और इसे ख्याति खाते में डेबिट कर दिया जाता है।